हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ओके। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम आपके लिए सीरीज चला रहे हैं एमसीक्यूज की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जिसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों ही सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मैं कवर कर रहा हूं पर्सनली, राइट। और इसमें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं टॉप एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, राइट। तो उसी सीक्वेंस में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनफैक्ट ये दो चैप्टर हैं, राइट। ये छोटे छोटे दो चैप्टर हैं जिसको मैंने एक करके, ताकि एक ठीक ठाक क्वेश्चंस बन जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके। सिविल अपराइजिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, राइट। तो ये दोनों ही जो टॉपिक हैं इनके क्वेश्चंस को हम अ, इस क्लास में, इस सेशन में कवर करेंगे। ओके। ये जो सिविल अपराइजिंग है, यहाँ पे जो बात होगी, जैसे मैंने आपको कराया होगा रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके। रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन केवल वही एक रिवोल्ट नहीं हुआ था, राइट। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में केवल रिवोल्ट ऑफ 1857 ही एक रिवोल्ट नहीं है, वो एक बड़ा रिवोल्ट है। मतलब जितने भी छोटे मोटे ट्राइबल पीजेंट रिवोल्ट या सिविलियन अपराइजिंग्स हुए, तो वो उसका कल्मिनेशन माना जाता है, राइट। रिवोल्ट ऑफ 1857 इज कल्मिनेशन, एपेक्स पॉइंट ऑफ ऑल द रिवोल्ट्स। बट उसके पहले और उसके बाद में भी बहुत से और रिवोल्ट्स हुए रीजन वाइज। ओके। तो उनको हम इसमें कवर करेंगे, और साथ ही हम जो ब्रिटिश पीरियड में जो एजुकेशन में है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, उसे भी हम देखेंगे। ओके। सो शुरू करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द इंडिगो रिबेलियन। ओके। इंडिगो रिबेलियन की बात कर रहा है। द इंडिगो रिबेलियन वॉज अबाउट। अच्छा। ओके। ये कह रहा है कि इंडिगो रिबेलियन किसके बारे में था। यहां पे चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? द पीजेंट्स नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड। सही है ये तो। पीजेंट इंडिगो उगाना नहीं चाहते थे, उन्हें इंडिगो मींस नील, राइट। इंडिगो प्लांट जो नील होता है ना, जैसे नील जो हम कपड़ों में, सफेद कपड़ों में डालते हैं उन्हें चमकाने के लिए, उनकी शाइनिंग के लिए, व्हाइट कपड़ों में स्पेशली। जैसे आपने सुना होगा रॉबिन लिक्विड, उजाला। तो ये अब जो नील होता है वो तो सिंथेटिक नील होता है, राइट। मतलब ये तो डाई से बनता है, केमिकल होता है, राइट। तब एक इंडिगो प्लांट होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब इसकी उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो सिंथेटिक नील बनने लगा, तो अब तो केमिकल से बन जाता है। लेकिन उस समय सिंथेटिक नील ये नहीं बनता था, एक इंडिगो प्लांट था उससे ही नील बनता था, राइट। और ब्रिटेन में इसकी बहुत डिमांड थी, तो यहाँ के किसानों को फोर्स किया जाता था कि वो अपनी जमीन पे नील की खेती करे, इंडिगो प्लांटेशन करे, राइट। और इंडिगो प्लांटेशन के साथ दो समस्याएं थी। पहला तो अंग्रेज इसके अच्छे पैसे नहीं देते थे फोर्सफुली, मतलब इंडिगो की खेती भी करवा रहे हैं और उसे औने पौने दाम में, मतलब थोड़े बहुत पैसे देके किसी भी दाम में उसको ले लेते थे, तो जिससे किसानों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी, राइट। पहली प्रॉब्लम। दूसरी, इस प्लांट की एक और क्वालिटी होती है कि अगर जिस जमीन पे अगर इंडिगो प्लांटेशन किया जा रहा है, तो ये उस जमीन को बंजर कर देता है, इनफर्टाइल कर देता है, राइट। मतलब वो जमीन, फिर वो लैंड केवल इंडिगो प्लांटेशन के ही लायक रह जाएगी, उस पर फूड क्रॉप, सीरियल्स, ये सब के जो है वो एग्रीकल्चर उसका नहीं हो पाएगा, उसके लिए वो अनफिट हो जाएगी, राइट। तो ये था। और इंडियंस, जो इंडियन पीजेंट्स हैं वो इसे करना नहीं चाहते थे, बट ब्रिटिशर्स फोर्सफुली इसे करवाते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिगो प्लांटेशन, राइट। तो पहला तो ठीक है, बट बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड, ये ठीक है। द पीजेंट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये तो बिल्कुल है ही नहीं, राइट। देन नेक्स्ट है द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो, ओके, बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। यस, ये थोड़ा
और भी ज्यादा डिफाइन किया ना, यस, अ प्रोटेस्ट मूवमेंट दैट, नो नो, प्रोटेस्ट मूवमेंट दैट कैरीड एन इंडिगो कलर्ड फ्लैग, नॉट एट ऑल। सो देखो पहला वाला भी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड, उगाना नहीं चाहते थे, उन्हें मजबूर किया जाता था उगाने के लिए, राइट, इंडिगो प्लांटेशन के लिए। बट सी को और अच्छे से डिफाइन किया गया है, तो अगर दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना हो तो कौन सा हो जाएगा? द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड, पहला स्टेटमेंट यहीं पर रुक गया है, यहाँ पे और ज्यादा डिफाइन किया गया है, टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इसके अच्छे प्राइस भी नहीं मिलते थे, राइट। सो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पे सी। देखो एक चीज और मैं बताऊं, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैंने जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को सही किया होता तो वैसे तो पहला भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो कभी भी आप एग्जाम दें तो आप ऑप्शंस को एक बार पढ़ना चाहिए, राइट, अनलेस कि कोई बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन हो, ठीक है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन हो और देखते ही आपको पता हो कि नहीं इसका तो यही आंसर है। अदरवाइज जहां थोड़ा इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है, राइट, तो अब देखो अगर मैं पहला ही पढ़ के आगे निकल गया होता तो फिर मैंने सी तक पढ़ा नहीं होता और हमारा एक क्वेश्चन हाथ से चला गया होता, राइट, अगर ये रियल एग्जाम होता तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। सो हियर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Then next question on your screen is, who is the author of Neel Darpan, the book written on the miserable condition of indigo farmer? Okay, very famous book. Neel Darpan is very famous book. Uh, this book is written by, here right answer is option B, दीन बंधु मित्रा, right? ये नील दर्पण किसके बारे में है? जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 60s में, राइट, इन बंगाल। इसी को बैकग्राउंड बना के, मतलब इसी सब्जेक्ट पे ये नॉवेल लिखा है, और किसने लिखा है? दीन बंधु मित्रा ने। इट इज वेरी फेमस नॉवेल, ये बहुत फेमस नॉवेल है, राइट, नील दर्पण, जिसमें इसी जो ये इंडिगो रिवोल्ट था इसी के बैकड्रॉप में ये नॉवेल लिखा गया है, राइट। दिस रिवोल्ट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस नॉवेल, राइट। दो अ फिक्शन, ये फिक्शन है, एक नॉवेल है, बट स्टिल जो उसका बैकग्राउंड है वो इंडिगो रिवोल्ट, इसी के बैकग्राउंड में उसको लिखा गया है, राइट। सो हियर राइट आंसर इज, आपसे पूछा जाएगा किसने लिखा है नील दर्पण, बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इट्स दीन बंधु मित्रा, राइट, ओके। सो हियर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the composer of song Vande Mataram? Okay, कंपोजर, देखो ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, राइट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इनफैक्ट अगर राइटर की बात की जाए, जो वंदे मातरम, ये जो सॉन्ग था, ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम, जिसे हम नेशनल सॉन्ग मानते हैं, नेशनल सॉन्ग मानते क्या, नेशनल सॉन्ग है, राइट, वंदे मातरम, इसका राइटर कौन था? इसके राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी, राइट, इसके राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके, ही वॉज द राइटर ऑफ दिस सॉन्ग। ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नॉवेल लिखी थी आनंद मठ, राइट। जैसे इंडिगो रिवोल्ट है उसी तरीके से एक रिवोल्ट हुआ था इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 1770s अप्रॉक्स, राइट, जिसे बोलते हैं सन्यासी रिवोल्ट, राइट। और सन्यासी रिवोल्ट के बारे में ही ये नॉवेल है आनंद मठ, राइट। मतलब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नॉवेल इज सन्यासी रिवोल्ट, दो फिक्शन बट सब्जेक्ट मैटर
जो है उसका वो सन्यासी रिवोल्ट के अराउंड ये नॉवेल लिखी गई है, राइट। और इसी नॉवेल में उन्होंने ये गीत लिखा है वंदे मातरम, राइट, वंदे मातरम। अब यहां पे पूछा क्या है, कंपोजर, कंपोज करना मींस गाना, राइट। इस वंदे मातरम सॉन्ग को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, राइट। सबसे पहले लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लेकिन कांग्रेस के सेशन में 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था, राइट। तो जो कंपोजिशन है वो तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मानी जाएगी, बट इतनी गहराई में तो क्वेश्चन आएगा नहीं, राइट। तो कभी कभी ये भी होता है, जैसे मैंने एक किसी सेशन में आपको और समझाया था कि कभी भी आंसर बहुत डीप में जाके मत दीजिए, राइट, कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है। तो यहां भी मैं मान के चल रहा हूं कि एग्जामिनर यही पूछना चाहते हैं कि इसे लिखा किसने था, ठीक है। सही वर्ड होता है यहाँ पे राइटर ऑफ द सॉन्ग, राइट। बट अब तो कुछ भी पूछे, मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया, एवरीथिंग अबाउट दिस सॉन्ग वंदे मातरम, राइट। कि किस नॉवेल में लिखा गया है, वो नॉवेल किसके बारे में है, सबसे पहले इसे किसने गाया था, कांग्रेस के सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वंदे मातरम ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि सर हिस्ट्री की बात है, करंट अफेयर्स, यस। ये सॉन्ग जो ये नॉवेल थी वो कब आई थी, 1875 में, मतलब ये सॉन्ग लिखा गया 1875 में, और ये कौन सा ईयर चल रहा है, 2025। इस सॉन्ग के 150 साल पूरे हुए हैं, राइट, 150 इयर्स। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पूरे एक साल तक इस सॉन्ग के 150 इयर्स के होने को सेलिब्रेट कर रही है, राइट। तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अब तो कुछ भी पूछा जाए, मैंने आपको सब बता दिया इसके बारे में। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। नॉर्मली इस तरीके से नहीं पूछते हैं, और अगर ये जानना होगा तो वो और ज्यादा डीप में, मतलब और ज्यादा एक्सप्लिसिट पूछेंगे कि ये सबसे पहले कहाँ गाया, कांग्रेस के किस सेशन में सबसे पहले सॉन्ग को गाया गया था, किसने गाया था, ओके। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब राइटर सही है जिसे उसने कंपोजर लिखा है। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, indigo cultivation in India declined by the beginning of 20th century. Yes, सही बात है, डिक्लाइन मतलब उसका वो उसकी खेती, उसका एग्रीकल्चर कम हो गया था, बिकॉज ऑफ क्या रीजन था उसका, पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ द प्लांटर्स, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बाकी भी देख लेते हैं, नेशनल लीडर अपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। यहां पे सबसे सही, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी, अनप्रॉफिटेबिलिटी। शुरू में ही मैंने डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल इंडिगो बनना शुरू हो गया था, जिससे कि नेचुरल इंडिगो की कोई जरूरत नहीं थी, इंडिगो प्लांटेशन की कोई जरूरत नहीं थी, राइट। और इससे ये अनप्रॉफिटेबल हो गया था, तो धीरे धीरे इसकी खेती भी खत्म हो गई, राइट। शुरू के 40-50 सालों तक इसकी खेती होती रही, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स करते रहे इंडियंस को इसकी खेती के लिए, बट बाद में जब यूरोपियन मार्केट में आर्टिफिशियल इंडिगो बनने लगा तो धीरे धीरे यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं रह गई और उसका प्लांटेशन खत्म हो गया, ओके। सो हियर बी इज दी, बाकी ये सब तो भी रीजन है, पीजेंट रेजिस्टेंस, बट हियर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी, ओके। देन next question on your screen is this one, the theme of the novel Anand Math based on, अभी मैंने इसको डिटेल में बताया, थीम क्या थी, सन्यासी रिवोल्ट, ऑप्शन बी, ओके। इसको मैंने अभी एक साथ डिस्कस किया, सन्यासी रिवोल्ट। नाउ who among the following made the सन्यासी रिबेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग, अगेन इसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी रिवोल्ट के बारे में, सन्यासी रिबेलियन के बारे में इन्होंने अपने नॉवेल आनंद मठ में लिखा था, ठीक है।
और उस वो नॉवेल बहुत फेमस है, उससे ये रिवोल्ट भी फेमस हो गया। आज तो हिस्ट्री की बुक्स में हम इसे पढ़ते ही हैं, बट उस समय पॉपुलराइज किया इन्होंने थ्रू हिज नॉवेल आनंद मठ, राइट, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। वहाबी मूवमेंट, ओके, 19th सेंचुरी में इसका चीफ सेंटर था पटना, राइट। ये सैयद अहमद, ये इसके मेन लीडर थे वहाबी मूवमेंट के, राइट। शुरू में ये इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में वहां पे भी इसका असर रहा, ठीक है, पाकिस्तान में भी इसका असर रहा, बट फाइनली आफ्टर हिज डिमाइज, सैयद अहमद के डेथ के बाद से इसका मेन सेंटर पटना बन गया, राइट। तो जिस समय की ये बात कर रहा है ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, तो उस समय इसका मेन सेंटर था इंडिया में पटना, राइट। ऑप्शन बी, तो आपको याद रखना है वहाबी मूवमेंट पटना, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह या भाई राम सिंह भी इन्हें बोलते हैं, ओके। कूका मूवमेंट क्या था? इट वाज द सिख Sikh religious movement, and aim of this movement was to reform the Sikh religion, right? तो ये था, हालांकि ये एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है, टू रिफॉर्म द सिख रिलीजन, लेकिन बाद में जो है ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट भी बनता चला गया और इसलिए अंग्रेजों ने बाद में इसे सप्रेस किया, राइट। तो शुरू रिलीजन से हुआ था, लेकिन बाद में इसमें एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स आते चले गए, ओके। और गुरु राम सिंह को जो है वो बाद में उनको जेल भी हुई, ओके। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। The Pagalpanthi rebellion was indeed rebellion of Bhil, Garo, Gond, Kolias, Garos, right? पागलपंथी रिबेलियन ये किसने शुरू किया था? Who was the main leader of this revolt? Karam Shah and Tipu, right? Karam Shah, he was father, Tipu son, ठीक है। ज्यादा ये इंपैक्ट इसका देखा गया टीपू के टाइम में, राइट। तो करम शाह मेन उन्होंने शुरू किया और बाद में टीपू ने उसे आगे बढ़ाया। सो बोथ फादर एंड सन, करम शाह एंड टीपू वाज द मेन लीडर ऑफ दिस पागलपंथी रिवोल्ट, राइट। और ये किसका रिबेलियन था? बेसिकली जो गारो ट्राइब है उसका रिबेलियन था। गारो ट्राइब आपको सेंट्रल इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जगह जगह पे देखने को मिलती है, इन मेनी पॉकेट्स ऑफ द इंडिया, लाइक सेंट्रल इंडिया, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में भी देखने को मिलती है, ईस्टर्न इंडिया में झारखंड वगैरह में भी ये ट्राइब देखने को मिलती है, राइट। तो ये उनका रिवोल्ट था। और तो आपको ये याद रखना है कि पागलपंथी रिवोल्ट किसने शुरू किया था? करम शाह एंड टीपू, राइट। दे वर द मेन लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट एंड इट इज एसोसिएटेड विद द गारोस, गारो ट्राइब, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगेन, हु फाउंडेड पागलपंथी? अभी मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे केवल करम शाह का नाम दिया है, बट करम शाह और टीपू दोनों ही आपको याद रखना है। सो इट इज करम शाह, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेलुथम्पी led a rebellion against the British in केरला। वेलुथम्पी का रिबेलियन कहां पे हुआ था? इन केरला, राइट, केरला स्टेट। वेलुथम्पी वाज, जस्ट अ मिनट,
हाँ, बीच बीच में हाइड्रेट करना जरूरी है। ओके, गला सूखना नहीं चाहिए बोलते समय। ओके, और जब स्टूडेंट सामने नहीं होते हैं, मतलब जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे होते हैं तब तो बहुत, और स्पेशली एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करवाते समय तब तो फिर कॉन्टिन्यूसली बोलना होता है। इसमें तो मैं चुप हो जाऊंगा तो आपको लगेगा भूल गए। राइट, सो इसमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एनीवे, वेलुथम्पी लेड rebellion against the British in Kerala. In fact, Veluthampi was the Diwan of Travancore, right? और वहां पे इन 1805 वेलेस्ली ने वहां पे सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर दिया था, राइट? फोर्सफुली ही imposed the subsidiary alliance treaty on Travancore, right? On very humiliating terms, जिसके अगेंस्ट में वहां के दीवान वेलुथम्पी ने रिवोल्ट किया था, जिसे बोला जाता है वेलुथम्पी रिवोल्ट। सो यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केरला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द ट्राइब। ओके, कौन सा ट्राइब है हमें ये बताना है। दैट रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन sacrifice system was banned. इट इज खोंड। ओके, ये एक जो खोंड ट्राइब है, ये ट्राइब भी आपका बेसिकली सेंट्रल इंडिया में, झारखंड वगैरह में, राजमहल हिल्स वगैरह जो झारखंड का एरिया है, ठीक है, उड़ीसा में, कुछ कुछ साउथ इंडिया में भी, राइट? ये ट्राइब है खोंड, ये बहुत बड़ी ट्राइब है। इनका इनकी एक यू कैन से सुपरस्टिशन, राइट, एंड वेरी हॉरिफिक, वेरी स्कैरी। क्या था ये? इसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी मानव की बलि दी जाती थी। मतलब ये देवता वगैरह की पूजा करते थे, स्पेशली काली की, तो उसमें मानव की बलि देते थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस, राइट? जिसे बोला जाता था मरिया, ये उसे बोलते थे मरिया, राइट? और बाद में अंग्रेजों ने इस सिस्टम पे, ह्यूमन सेक्रीफाइस पे बैन किया, राइट? तो स्पेशली लॉर्ड एलन बेरो, उसके समय में ह्यूमन सेक्रीफाइस पे बैन किया गया, और उसके अगेंस्ट ये जो बैन था, इसके अगेंस्ट जो है मरिया, इसको रोके जाने के अगेंस्ट ये जो ट्राइब है खोंड, इन्होंने रिवोल्ट किया था, राइट? सो हियर राइट आंसर इज खोंड। ओके, और ये तो अच्छी बात है, मतलब अंग्रेजों ने सब कुछ 100 में से एक काम तो अच्छा किया। तो ये कितनी डरावनी, ये मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस, राइट? सो इट इज वेरी स्कैरी, और इसको अंग्रेजों ने दे डील दिस विथ आयरन हैंड, इसको बंद किया, राइट? नाउ हु लेड द कोल रिवोल्ट, जो उसका मेन लीडर है वो है बुद्धू भगत, राइट? बुद्धू भगत। सो हियर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो लिखा है कोल म्यूटनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सिंहभूम। ओके, ये कहां पे हुआ? सिंहभूम। सिंहभूम सिंपली मींस झारखंड, राइट? सिंहभूम, ये छोटा नागपुर प्लेटू जो है, सिंहभूम उस पर एक जगह है, बट बेसिकली ये केवल उतना ही नहीं, सिंहभूम नहीं, ऑलमोस्ट ये कई डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा था, और ये रिवोल्ट वहीं पे हुआ था, छोटा नागपुर प्लेटू। और ये जो रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, ये एरिया है, ये कोल अपराइजिंग का एरिया था, राइट? तो इसमें आपको ये याद रखना है कौन इसका मेन लीडर था, बुद्धो भगत। कहां पे हुआ था? इन सिंहभूम। और टाइम 1831। टाइम तो नॉर्मली आपसे नहीं पूछता, हाँ ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि 3-4 रिवोल्ट दे दे और आपसे बोले कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, कौन सा पहले हुआ था कौन से बाद में, तो एक जनरल आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट, राइट? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथाल?
संथाल रिबेलियन, राइट। सिद्धू कानू, यस, ये भी। भैरव चांद, ये भी हैं। ए बी, बोथ ए एंड बी, हियर सी इज द राइट आंसर। ये चारों ही हैं। सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, एंड इंटरेस्टिंगली दे ऑल आर ब्रदर्स। ये चारों भाई थे, राइट, जिन्होंने ये संथाल का रिबेलियन किया था अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ द जमींदार्स, जिन्हें डिकू कहते थे, ये डिकू, राइट, इन देयर इन देयर ट्रेडिशनल लाइफ, इन देयर कल्चर, राइट। ये जंगलों में आराम से अपना रहा करते थे, इनका अपना कल्चर था, और उसके बाद इंटरफेरेंस होने लगा, जिसके अगेंस्ट संथालों ने रिवोल्ट किया था। ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ दीज फोर ब्रदर्स, सिद्धू, कान्हू, भैरव एंड चांद। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और इसका भी एरिया वही है, एरिया वही, झारखंड साइड, राइट, छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which tribal leader known as Dharti Aba, father of the world? It is very famous tribal revolt, Munda rebellion, and one of the, or you can say most famous tribal leader, जितने भी ट्राइबल लीडर थे, सबसे अधिक कोई उसमें चर्चित है तो वो बिरसा मुंडा ही है, राइट। और इनको क्या बोला गया? धरती आबा और फादर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। 20 साल की एज तक का होते होते बिरसा मुंडा ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे अंदर चमत्कारी शक्तियां हैं, ठीक है। अब क्या चमत्कार था, क्या था, उस समय कोई सोशल मीडिया या ये तो था नहीं, ना कोई ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग है, ना कुछ है, बट इसके अंदर जो मुंडा, जो ट्राइब थी, उनकी गजब की आस्था थी, राइट। और यहां तक कि इनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, राइट। सो ही वॉज इन अ वे, यू कैन से इन अ वे, ही इज वर्शिप्ड, राइट। इनकी पूजा तक होती है, इन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। बाद में ये जो रिवोल्ट था, मुंडा रिबेलियन, 1895 के अराउंड हुआ था, इसको अंग्रेजों ने दबा दिया, ये पकड़े गए और जेल में ही, इन आई थिंक इन 1900, ये जेल में ही इनकी मृत्यु हुई, राइट। सो धरती आबा किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द वर्ल्ड, बिरसा मुंडा को। ओके, झारखंड में आज भी इनकी बहुत मान्यता है, इनके नाम से बहुत से एयरपोर्ट वगैरह ये सब, जैसे रांची एयरपोर्ट, आई थिंक उसका नाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, तो बहुत से स्कूल, एयरपोर्ट्स, कॉलेजेस इनके नाम पे हैं। ओके, नाउ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ओके, वाज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। इन्होंने एन ईयर जो है वो है 1784, राइट। 1784 में विलियम जोन्स कौन थे? ये जो फोर्ट विलियम्स में जो अंग्रेजों ने हाई सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया था बाय द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके ये जज थे, राइट। ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट, अभी वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया था, ही वाज द जज ऑफ दैट कोर्ट, राइट। और इनका इंडियन कल्चर में जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन कल्चर है बेसिकली, जो यहाँ का लिटरेचर वगैरह था, एंशियंट लिटरेचर वगैरह, उसमें इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और उसके अध्ययन के लिए इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ये एस्टेब्लिश किया था, राइट, इन 1784 विद द हेल्प ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, राइट। वॉरेन हेस्टिंग से भी इनको हेल्प मिला था, राइट। सो विलियम जोन्स आपको याद रखना है, एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड बाय विलियम जोन्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who founded, okay, first Sanskrit महाविद्यालय at वाराणसी? It's जोनाथन डंकन। पहला संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी में जोनाथन डंकन ने स्टेब्लिश किया था, अगेन इन द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, राइट, वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में, एंड वॉरेन हेस्टिंग हेल्प्ड हिम इन फाउंडिंग दैट कॉलेज। ओके, सो ये आपको याद रखना है, पहला संस्कृत महाविद्यालय जोनाथन डंकन, राइट।
Now, next question is, which act of British government granted 1 lakhs, okay, for education in India for the first time? समय समय पे ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडिया के लिए एक्ट पास होते ही रहे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, राइट, 1792, देन इंडियन चार्टर एक्ट 1813, 1833। तो ये एक्ट, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से किस एक्ट से इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट किए गए, राइट, 1 लाख रुपीज। इनफैक्ट 1 लाख रुपीज हर ईयर ग्रांट होने थे। एक्चुअली में ये था किस एक्ट से? वुड्स डिस्पैच, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसका राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, राइट। इसी में पहली बार 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए, इंडियंस के एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट किए गए थे। ये हर साल ईयरली ग्रांट होना था, राइट। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, राइट। और इंपॉर्टेंट क्या हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में? ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली, इसमें इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। द ट्रेड in tea and trade with China was maintained. The monopoly of trade in tea and trade with China was maintained. ये दो चीजों को छोड़ के, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी की ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया की खत्म कर दी गई थी, ठीक है। तो इसलिए जाना जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मेनली। बट उसमें एक प्रोविजन ये भी था कि 1 लाख रुपए ईयरली ग्रांट किए गए थे इन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ, who among the following Englishmen first translated Bhagavad Gita into English? Very interesting. Bhagavad Gita किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, राइट। कौन है इसमें? इट्स चार्ल्स विल्किंस। हियर बी इज द राइट आंसर, ओके। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। आपको याद रखना है ये। इनफैक्ट जो इसने भगवत गीता लिखी थी इंग्लिश में, उसका प्रीफेस खुद वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था, राइट, हु वाज द देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। तो उसका प्रीफेस खुद वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था। सो इट इज चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following was the first to translate Kalidas famous work Shakuntala into English, right? तो क्या नाम है कालिदास का? इट्स नॉट शकुंतला, इट्स इनफैक्ट अभिज्ञान शकुंतलम, राइट, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। अभिज्ञान शकुंतलम को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश, राइट। इट्स नन अदर देन विलियम जोन्स, राइट। बाकी का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है विलियम जोन्स, राइट। चार्ल्स विल्किंस, गीता, यहां पे राइट आंसर क्या है? विलियम जोन्स। शकुंतला और अभिज्ञान शकुंतलम, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था विलियम जोन्स ने, राइट। हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो जो एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडर था, उसने ही अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो आप सोचिए कितनी मेहनत इन लोगों ने की होगी। इनकी तो हिंदी भी नेटिव लैंग्वेज नहीं थी जो उस समय, मतलब जो हिंदी बोली जाती थी, यूज की जाती थी। संस्कृत तो वैसे भी उतना वेग नहीं थी उस समय, राइट, उतना। एंड संस्कृत सीखी होगी, उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the main reason for the British government to spread
modern education in India, okay, during the pre-independence period was, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में अंग्रेजों ने जो इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, उससे उसके पीछे मेन रीजन क्या था? क्या वो हमारा भला करना चाहते थे कि इंडियंस पढ़ लिख जाए? नो। क्या मेन रीजन था? देखते हैं। तीन स्टेटमेंट हैं, डी टू नन ऑफ दीज है। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? द नीड फॉर द एजुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, सही है बिल्कुल। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू प्रमोट इंडियन कल्चर, नो। टू मॉडर्नाइज द इंडियन people so that they could share their political responsibilities, देनी ही नहीं थी, राइट? सेकंड, इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट का, ये दोनों तो गलत ही है, राइट? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट? माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए, क्लर्कियल टाइप का काम करने के लिए उनको ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इंग्लिश पढ़ बोल सकते हो, राइट? उनका काम कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, राइट? सो कितने लोगों को इंग्लैंड से ले लेके आते भाई? इतना बड़ा देश है इंडिया, उसको मैनेज करना है, एडमिनिस्टर करना है, तो ऑफिसर रैंक पे तो ये खुद रहते थे, बड़ी पोस्ट पे तो मैक्सिमम ये खुद ही रहते थे इनिशियली, लेकिन क्लर्कियल काम के लिए तो इनको चाहिए था ना कि कोई लोकल लेवल पे मिले, तो उसके लिए इन्होंने बेसिकली, इनका ये पर्पस था मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने का, राइट? स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ next question is, Charles Wood dispatch was related to which of the following? It's education, right? Charles Wood dispatch किससे related है? एजुकेशन से, ओके? क्या हो गया भाई? रिलेटेड टू एजुकेशन, मान ही नहीं रहा ये। तो गेम हो गया ये। एनीवे, मैंने बोल के आपको बता दिया, इट्स ऑप्शन ए, एजुकेशन, राइट? इसे इनफैक्ट बोलते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच को, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, राइट? Magna Carta of Indian Education, okay? So I hope you get the answer, okay? So here right answer is option A, Charles Wood dispatch education से related है। Next देखते हैं। Which is referred to as the, okay, वही same question जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, referred to as the Magna Carta of the British education system in India। मैं आंसर आपको बता चुका हूं, इट्स बी। ओके, ये रिटर्न कर गया, उस पेज में ही कोई दिक्कत थी। इट्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, वैसे इसमें हर पहलू को टच किया गया था एजुकेशन के, राइट? फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। और बेसिकली इसमें क्या था, वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन, जो इसकी सबसे प्रमुख बात थी वो क्या थी? इसमें यह बोला गया था कि जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है, उसी तरीके से इंडिया में उसी पैटर्न पे जो इंडिया के मेट्रोपॉलिटन, उस समय जो बड़े बड़े शहर थे जैसे मुंबई, मद्रास, कैलकाटा, वहां पे जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे उसी पैटर्न पर, लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे यूनिवर्सिटीज स्टेब्लिश की जाए, राइट? फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन। बाकी इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की भी बात की गई थी, और एजुकेशन के हर पहलू को इसमें टच करने की कोशिश की गई थी। तो ये इतना डिटेल था कि इसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, ओके? सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh, okay, was founded in which of the following year? It's 1875। Mohammedan Anglo-Oriental College 1875 में स्टेब्लिश किया गया। किसने स्टेब्लिश किया था?
सर सैयद अहमद खान, राइट। इसे एस्टेब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने, ओके। और ये जो कॉलेज है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, राइट, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था ऐसे कॉलेज इन 1875। यही कॉलेज आगे चल के बाय 1920 इट बिकेम AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, राइट, विच इज वेरी फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो है आज की डेट में एक बहुत फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है AMU, राइट। तो जो उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था वही आगे चल के AMU बना बाय 1920s, राइट। सो हियर आपको ये डेट याद रखनी है 1875। नाउ द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, यस, वर एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? किस साल ये 3 यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई? वुड्स डिस्पैच, जो वुड्स डिस्पैच था उसने रिकमेंड किया था कि भारत के बड़े बड़े शहरों में यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं, राइट। और 1854 में आया और उसी की रिकमेंडेशन पे 1857 में, इन 1857, जिस साल आपको ऐसे याद रखना है कि जिस साल रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी, राइट, 1857 में ही ये 3 कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ये 3 यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई थी, राइट, एक साथ, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1857। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट? इसमें से सबसे पहले क्या एस्टेब्लिश हुआ? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसमें तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज है, 1817, राइट। इसे किसने एस्टेब्लिश किया था? राजा राम मोहन रॉय विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर, राइट। तो राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश किया था इसे 1817 में ही, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, राइट। मेयो कॉलेज आई थिंक इट इज इन अजमेर, और ये बाद में एस्टेब्लिश हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही। मुस्लिम, इसे तो हमने अभी डिस्कस किया 1875। सो दिल्ली कॉलेज, ये मुझे पता नहीं, ये तो ऐसे ही ऑप्शन लग रहा है डाल दिया है, बट हियर राइट आंसर इज 1817, ओके। सो सबसे पहले जितने ऑप्शन यहाँ पे हैं इनमें सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था हिंदू कॉलेज 1817, राइट। तो ये है, ओके। देन नेक्स्ट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट विमेन्स यूनिवर्सिटी इन मुंबई। फर्स्ट विमेन्स यूनिवर्सिटी इन मुंबई, ओके, हाँ ठीक है। वॉज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ DK कार्वे, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, राइट। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, विमेन्स के लिए, ठीक है, फॉर स्पेशली फॉर द अपर क्लास विमेन विडोज, विडोज के लिए बहुत ज्यादा काम किया, उनके एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत काम किया। सो ही वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एज फॉर एज विमेन्स आर कंसर्न इन महाराष्ट्र स्पेशली, राइट। और इन्होंने ही ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन मुंबई, ठीक है, DK कार्वे। सो हियर राइट आंसर इज B, DK कार्वे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले, कुछ अच्छे नए फैक्ट्स मिले होंगे। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर टफ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर मॉडरेट, राइट, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चंस इसमें थोड़े से फैक्चुअल थे, राइट, बट स्टिल अगर क्वेश्चंस आपसे नहीं भी सॉल्व हो रहे तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप इस चैप्टर को एक बार फिर पढ़िए, और एटलीस्ट आपको नए फैक्ट मिल रहे हैं, तो जो आप पहले से नहीं जानते थे वो आपको, आप इस सेशन से जुड़े रहेंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ये मोस्टली अलग अलग एग्जाम में ये पूछे जाते ही रहे हैं। सो दिस क्वेश्चंस आर ईदर वे वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप इस सेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
इसके साथ ही मिलते रहेंगे, ओके। क्योंकि आफ्टर ऑल देखो, आपको क्वेश्चन से तो सॉल्व करने हैं, आप कितने भी पढ़ लें एग्जाम में तो इस तरीके से एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे, राइट। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही होगी। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें हम ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को कवर करेंगे टॉपिक वाइज, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, ओके। बाय बाय, टेक केयर।